हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मैन में एक बार फिर से। और आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ टॉप 100 एमसीक्यूज़ जो है आपके यहाँ पर साइंस से रिलेटेड, जो जनरल साइंस से आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका जो भी जहाँ से भी पूछा जाता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं आपके, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, पीसीएस और उसके अलावा एसएससी, रेलवेज, डिफेंस एग्जाम, डीआरडीओ जिसमें भी आते हैं, वहाँ सबके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। तो जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर ये सीरीज़ चलेगी बहुत लंबी, जिस पर मैं आपको डेली जो है आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराने वाला हूँ साइंस से रिलेटेड। मिक्स यहाँ पर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो जल्दी से बिना किसी तरीके की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बार फिर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इससे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको जो है बगैर किसी टेंशन के आपको आपके होम स्क्रीन पर दिख जाएगी, ताकि आप अप टू डेट रहें अपने कोर्स से रिलेटेड। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है कि कैथोड रेट्स क्या होती हैं। कैथोड रेट्स पूछा है, तो कैथोड रेट्स यहाँ पर क्या होती हैं? क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, या स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होती हैं, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, या फिर ये रेडिएशंस होती हैं? तो बताना है कैथोड रेट्स आखिर होती क्या है। तो कैथोड रेज के बारे में आपने सुना होगा कि कैथोड रेज जो होती हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड रेज। ये एनाइंस होते हैं बेसिकली। कैथोड्स आर एनाइंस। एनाइंस आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, दो तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उन्हें आप कैटायंस कहते हैं, और नेगेटिव आयंस को जो आप एनायंस कहते हैं। तो कैथोड्स जो है वो एनायंस से निकली हुई रेज़ होती हैं, जिन्हें कैथोड रेज़ कहते हैं। आपको पता है टीवी में पिक्चर ट्यूब्स जो होती हैं वो भी कैथोड रेज़ होती हैं, और वो आपके फोटो प्लेट्स पे जो है अट्रैक्ट करती हैं। तो कैथोड रेज़ हमेशा जो है आपके पॉजिटिव आयंस की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, यानी कैटायंस की तरफ। हमेशा जो भी नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयंस की तरफ अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव आयन यानी कैटायन जो है वो नेगेटिव आयन एनायन की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कैथोड रेज़ जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एनायंस से निकले हैं तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिनका चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1 to 0। तो ये इनका चार्ज होता है। तो एक्चुअली कैथोड रेज में बोलूँ तो इन शॉर्ट ये दे आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स का एक समूह होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम इसमें से निकलती है, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सेकंड क्वेश्चन, कैथोड रेज हैव, क्या इनके पास मास होता है, चार्ज होता है, नो मास या नो चार्ज? तो इसमें से आपको बताना है। तो कैथोड रेज के बारे में बता दूं, कैथोड रेज जो होते हैं ये चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने बताया, तो इनका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, और उनका मास भी जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है। तो दोनों जो इसके पास मास भी और चार्ज दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है। इसका मास अगर पूछे तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, और चार्ज भी इसका इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि न्यूट्रॉन्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे? तो यहाँ आपके ऑप्शन हैं आपके सामने कि जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या प्रिस्टली। तो न्यूट्रॉन जो थे डिस्कवर किए थे आपके जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे। ये 16th सेंचुरी में आपके डिस्कवर किए गए थे न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक द्वारा। जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था, ये आपका ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल, जो कि वो गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट था जिससे अल्फा पार्टिकल की फाउंड हुई थी। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 4 होता है मास नंबर, जो कि हीलियम एटम है उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के इक्वल होता है, यानी एक हीलियम मॉलिक्यूल के बराबर होता है एक अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम वेरी लेट बिकॉज। तो जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो इतनी लेट हुई, इसका क्या कारण था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट हुई? ऑप्शन यहाँ पर आपके कि इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्या वो इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल, थर्ड ऑप्शन इट डज नॉट मूव, या फोर्थ ऑप्शन इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। तो इसमें से बताना आपको कि आखिर क्या कारण था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मुकाबले आपकी बहुत लेट हुई थी। तो देखो, जैसा आपको पता है कि एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, -1:0, -1 एटॉमिक नंबर होता है उसका और 0 मास नंबर। और एक तरफ होते हैं आपके प्रोटॉन जिसका होता है +1 एटॉमिक नंबर और 0 मास नंबर। अब न्यूट्रॉन्स जब ये न्यूट्रलाइज होकर बनते हैं तो वो एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अनचार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसा आपको पता है जेम्स चैडविक ने इसकी फाउंडेशन की थी कि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक सर्कुलर पाथ में जब फास्टली मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये जाके जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो ये न्यूट्रॉन फॉर्म करते हैं। तो न्यूट्रॉन, जैसा कि न्यूट्रॉन जो था जेम्स चैडविक ने बताया था कि ये एक अनचार्ज पार्टिकल है जिसका मास तो है लेकिन कोई चार्ज नहीं है। तो ये हो जाएगा इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। ये इसका कारण था कि न्यूट्रॉन इतना लेट डिस्कवर हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि ये कोई चार्ज कैरी नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके यहाँ पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आता है कि क्वेश्चन नंबर 5, द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम। अभी मैंने आपसे बताया कि 3 बेसिक कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए एटम के, तो वो आपके होने चाहिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 की द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो डिटरमाइंड बाय। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.667 इंटू 10⁻⁻90। तो ये जो चार्ज है आपका, ये किसने बताया था इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था? जे थॉमसन ने, रॉबर्ट एंड्रू मिलिकन ने, यहाँ पर रदरफोर्ड ने, या फिर जेम्स चैडविक ने? तो इसके बारे में जो था, इसकी फॉर्मेशन तो थी, जो इसकी थी फॉर्मेशन वो जे थॉमसन ने की थी, लेकिन इसका जो चार्ज है वो रॉबर्ट एंड्रू मिलिकन ने बताया था। आपको फेमस पता होगा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो था, उसने जो था इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का जो है स्पेसिफिक चार्ज निकल के आया था यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यहाँ पर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इस, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर पूछा गया है कि क्या है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बताना है आपको। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मैं आपको बता दूं कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है 9.137 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। एक्जैक्टली इसका 9.137 होता है। 3 फिगर्स तक याद रखना है आपको, 9.137। इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली 4 फिगर्स तक पूछ लेता है, तो 1376 इसका आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, 3 फिगर्स तक का तो मैं सही बता रहा हूँ आपको, 9.137। इससे आएगा थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर राउंड ऑफ करके पूछे सिग्निफिकेंटली तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ। ये किससे रिलेटेड? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है ये किसके साइज से रिलेटेड है? तो ये साइज ऑफ अ न्यूक्लियस बताता था। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल जो था, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट था, उसमें वहाँ पर जो था एक न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हुई थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसमें वो बताते हैं कि एक सर्कुलर पार्टिकल, जो सर्कुलर चीज़ है एक एटम के अंदर, एक एटम के ऑर्बिट के अंदर, जो कि जहाँ पर जो है, जो अलाउ नहीं करती किसी भी चार्ज पार्टिकल को अपने उस एरिया से बाहर रखने के लिए मजबूर करती है। वो कह सकते हैं आप रक्षा कवच के तौर पे बना हुआ था वहाँ पर। तो वो एक सर्कुलर पार्टिकल जो था वो उन्होंने, रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट के दौरान नोटिस किया था। तो उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसी वहाँ पर जो जजमेंट के थ्रू वहाँ से जो था उन्होंने न्यूक्लियस की फाउंड भी की थी। तो इसका आंसर न्यूक्लियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एटॉमिक साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एटॉमिक साइज जो होता है, एटम का जो साइज होता है, वो रेडियस, वो कितना होता है, किस ऑर्डर में होता है? 10⁻⁻8, 10⁻10, 10⁻13 और 10⁻6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10⁻8 जो होता है इसका सेंटीमीटर में। 10⁻8 सेंटीमीटर है इसका। अगर मीटर हो जाए तो 10⁻10 मीटर हो जाता है यहाँ पर आपका। तो मीटर सेंटीमीटर जिसमें ही पूछे तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द रेडियस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर। तो रेडियस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो बताना है आपको, तो वो किसके इक्वल है? तो आपने अमूमन बहुत से अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेडियस जो होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, यहाँ एटॉमिक रेडियस नहीं न्यूक्लियस का, वो पिकोमीटर के टर्म्स में नापा जाता है। तो पिकोमीटर के टर्म्स में क्यों नापा जाता है? क्योंकि एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये आपने कभी अपनी क्लासेस में पहले ही पढ़ा होगा कि पिकोमीटर्स में 10 पिकोमीटर, 15 पिकोमीटर, 137 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस होते हैं। तो पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻15 मीटर्स के ऑर्डर में होता है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका, यहाँ पर अब आपको मीटर में दिया, यहाँ आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में आपका जो जाता है यहाँ पर 10⁻13 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। द पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म फ्रॉम न्यूट्रल एटम्स बाय द लॉस ऑफ। जो पॉजिटिव आयंस हुए थे एटम से, जो फॉर्म हुए थे, वो किन के लॉस से फॉर्म हुए थे? या न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज या इलेक्ट्रॉन से? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको बताना है। तो पॉजिटिव आयन जो थे इलेक्ट्रॉन के लॉस से जो थे फॉर्म हुए थे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लॉसेस से पॉजिटिव आयन फॉर्म हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द वर्ड इंसोलेशन मीन्स। इंसोलेशन का यहाँ पर क्या मतलब है इस टर्म का? क्या यहाँ पर ऑप्शन ए मैटर्स विच इंसुलेट, सेकंड इनकमिंग सोलर रेडिएशन, थर्ड इंसोल्यूबल मैटर्स, या फिर फोर्थ नन ऑफ दीज? तो इंसोलेशन का यहाँ क्या मतलब हो जाता है, आप इसका आंसर बताएं। तो इंसोलेशन को यहाँ पर कहते हैं जो अपकमिंग जो सोलर रेडिएशन आती है ना, जो अर्थ पे पड़ती हैं, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती हैं वो
इनको आप कहते हैं इंसुलेशन रेस, जो अर्थ सन की आती हैं, अर्थ पे पड़ती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है कि द पार्टिकल विथ 13 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स इज, ऐसा पार्टिकल बताइए। आपने जो है आप पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, जो पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छी तरह से याद रखते हैं उसका आंसर बता देंगे कि द पार्टिकल विथ 13 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा पार्टिकल है जो 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के साथ है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 आयन। अब यहाँ पर +3 आयन या फिर एल्यूमिनियम आयन जो है, यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस पर आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रख के चलना होगा कि एल्यूमिनियम आयन एटम होगा या एल्यूमिनियम +3 आयन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम +3 आयन, क्योंकि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बोले गए हैं। एल्यूमिनियम का जो आपका फॉर्मूला होता है 13:27, यानी 13 इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 27 जो होते हैं इसका मास नंबर होता है, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो इसके 14 न्यूट्रॉन हुए, 13 इलेक्ट्रॉन और 13 ही प्रोटॉन। प्रोटॉन भी जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 आयन क्या है? तो जब एक प्लस आयन जो होता है यहाँ पर ऐड होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम में, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर लूज़ करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर पूछा गया था कि पार्टिकल जिसका 10 इलेक्ट्रॉन हो और 13 प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहे हैं उसके, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन उसके एल्यूमिनियम के जो नेचुरल एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल होता है उससे 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी उन्होंने 3 पॉजिटिव आयन्स गेन कर लिए हैं। तो इसलिए एल्यूमिनियम +3 यहाँ पर आया है। तो Al+3 आयन के रूप में इसको फिर इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब इसके 3 प्लस आयन्स का मतलब यहाँ पर हो गया कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर घट के, तो इसलिए अब इसके 13 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर एल्यूमिनियम +3 आयन हो जाएगा। इस पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत से एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनमें से कौन सा एटम है जो कि न्यूट्रॉन, जो सबसे कम मात्रा में न्यूट्रॉन्स कंटेन करता है? अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे हर ऑप्शन में से आपको देख के। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं आपको पता है कि सिंपल जो है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। जब आप सभी को सॉल्व करेंगे इसको, जब आप फर्स्ट वाले में ऑप्शन में देखेंगे तो आपका जो है 143 आता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, सेकंड वाले ऑप्शन में 146 आता है, थर्ड वाले में भी 146 आएगा आपका, और फोर्थ वाले ऑप्शन में 147 आएगा। 147 यहाँ पर इसका आएगा, जी हाँ। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो है सबसे लीस्ट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कंटेन करता है ये वाला यूरेनियम मॉलिक्यूल। यूरेनियम का आइसोटोप नंबर 1 जो है ये सबसे लीस्ट नंबर ऑफ़ आपके न्यूट्रॉन्स कंटेन करता है। तो आप आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है कि एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ, एटम्स जो है किससे कंपोज किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो एटम जो है वो कंपोज करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस से मिलके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, यहाँ पर जो है बहुत से लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर न्यूट्रॉन्स भी आ जाता है और एटॉमिक न्यूक्लियस भी है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर नहीं इंक्लूड हो रही है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन्स भी आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स भी आ जाते हैं, वो पूरे एक न्यूक्लियस के अंदर ही कंटेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपके अलग होते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं शेल्स ऑर्बिट्स में जो है वो पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 16 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज़ अ वोल नंबर, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जो एक वोल नंबर है, समकर्णी नंबर जो होता है, संख्या होती है जो फ्रैक्शन में नहीं होती? तो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक रेडियस है, या फिर एटॉमिक वॉल्यूम है? इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है हमेशा वोल नंबर में होता है, ये कभी भी जो आपका फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल फॉर्म में नहीं होता। एटॉमिक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी किसी मॉलिक्यूल के, जैसे सपोज सोडियम का होता है, तो सोडियम का कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखा होगा 11 सोडियम 23, तो जो नीचे बॉटम पार्ट में लिखा होता है उसे आपको कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर के पार्ट में लिखा होता है एटम के अपर पार्ट में, अपर कॉर्नर पे, वो होता है आपका मास नंबर। और मास नंबर निकालने का तरीका जैसे आपको मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को प्लस करते हैं, या फिर आप एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स को भी प्लस करके आप मास नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17। एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन्हें आप क्या कहेंगे? जिन एटम्स के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, तो आप उसको क्या कहेंगे? आइसोटोप्स, एनायंस, हिग्स बोसन, या फिर कैटायंस? तो उन्हें आप कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिन एटम्स के सेम जो होते हैं आइसोटोप्स होते हैं,
जो एटम्स के जैसे हाइड्रोजन होता है उनके 3 एटम्स और होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रियम, ये 3 होते हैं इनके आइसोटोप। आप देख सकते हैं तीनों आइसोटोप्स में कॉमन चीज़ क्या है, इनके एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर जो है वो चेंज होता जा रहा है, एक-एक बढ़ता जा रहा है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी एक-एक बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आइसोटोप की प्रॉपर्टी होती है जिसमें सेम मास एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो। आप इसको दूसरी भाषा में यहाँ पर जैसे पूछा है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पर दोनों तरह से आपसे पूछ सकता है आइसोटोप की प्रॉपर्टी को, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियॉन्स आर, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स मैं बता दूं आपको, न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, जो कि पूरा एक न्यूक्लियस बनाता है, एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस जैसे मैंने बताया इसमें कंटेन करता है आपके प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूक्लियस ये आपके न्यूक्लियॉन्स बनाता है, जिसे आप इनडायरेक्टली मास नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि मास नंबर भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही सम होता है, उसका ही एडिशन होकर बनता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइंस अ न्यूक्लियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन, द चार्ज ऑन अ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन। अब यहाँ पर पॉजिट्रॉन का चार्ज पूछा है, तो पॉजिट्रॉन जो है नाम से अगर आप समझ सकें, जिन लोगों को नहीं पता तो ट्रिक से अगर मैं समझाऊं, तो पॉजिट्रॉन, पॉज का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आयन यहाँ पर पूछा है। तो पॉजिटिव आयन जो होता है, पॉजिटिव आयन किसे आप कहते हैं, पॉजिटिव आयन आपका प्रोटॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, न्यूट्रॉन अनचार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिट्रॉन जो होता है बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है +1, उसका एटॉमिक नंबर होता है +1 और मास नंबर होता है 0, तो वो होता है प्रोटॉन का भी, तो इसका चार्ज होगा प्रोटॉन के इक्वल हो जाता है, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज जो है प्रोटॉन के इक्वल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पर, द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय, जो एटॉमिक की न्यूक्लियस थी, एटम न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी वो किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो थी वो फाउंड हुआ था, न्यूक्लियस किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाउंड हुआ था। तो इसका आंसर आई होप, मुझे लगता है जो वीडियो शुरू से देख रहा होगा उसको इसका आंसर बहुत ही आसानी से पता चल गया होगा, जस्ट ऑन अ वन क्लिक। तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो था अभी मैंने आपको बताया भी कि गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक एटम न्यूक्लियस के अंदर जो एक एटम ऑर्बिट के अंदर एक सर्कुलर इनविजिबल ऑर्बिट पाया, जहाँ पर जो है कोई भी जो है रेज जो है कोई जैसे पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई सी भी पार्टिकल्स रेज हो वो छोड़ी जाएँ, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट के बाहर ही जो है वहाँ से डाइवर्ज करके या तो वो वापस आ जाती है, या फिर वो किसी भी 45 डिग्री, 135 डिग्री या 120 डिग्री एंगल्स पे जो है वो डाइवर्ज करने लग जाती है। तो एक सर्कुलर इनविंसिबल पाथ था जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसके थ्रू उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर एक ऐसा सर्कुलर इनविंसिबल ऑर्बिट बना है, जिसे आप एक तरह से लक्ष्मण रेखा भी कह सकते हैं। तो एक ऐसा ऑर्बिट बना हुआ है जिसके इर्द गिर्द जो है कोई भी पार्टिकल उस ऑर्बिट के अंदर नहीं घुस पा रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम प्लस आयन का ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक किससे बनता है। तो सोडियम प्लस आयन जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर किससे बनता है, तो आप इसका आंसर बताएं कि लिथियम प्लस मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2 या फिर बेरियम +2। तो आपको इसका आंसर बताना है यहाँ पर कि सोडियम का आइसो इलेक्ट्रॉन कौन है। सोडियम प्लस आयन यहाँ पर आपसे पूछा है, इसको ध्यान भी रखिएगा। तो सोडियम प्लस का आइसो इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। तो आप जब इसमें देखें कि जब सोडियम का आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 11, और इसका मास नंबर होता है 23, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके 12 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसके 11 यहाँ पर हुए हैं। तो सोडियम प्लस आयन जैसी हम बात करते हैं, यानी इसमें एक प्रोटॉन ऐड हो गया, आप देख सकते हैं प्लस लगाए तो +1 लगाए, तो यानी अब जो है इसके 12 प्रोटॉन हो जाते हैं। तो 12 प्रोटॉन वाला यहाँ पर कौन सा एटम आपको दिख रहा है इन चारों ऑप्शन में। लिथियम प्लस की बात करें तो लिथियम में +1 है, लिथियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 3, लेकिन 3 में एक प्लस कर दें 1 तो 4 हो जाएंगे। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, लेकिन 12 में यहाँ पर +1 कर, यहाँ पर मैग्नीशियम +2 कर देंगे, तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम के 14 प्रोटॉन हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएंगे, यानी इसके 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आइसोटोप आपको फाउंड करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम +2 आयन ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के जब इलेक्ट्रॉन आएंगे इन दोनों आयन्स के वो सेम होंगे, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ चुका है आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यूट्रिनो हैज़, न्यूट्रिनो का बताना है कि न्यूट्रिनो के कितना चार्ज और कितना मास होता है। तो इसका आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नो चार्ज एंड नो मास। ये जो होते हैं अनचार्ज पार्टिकल होते हैं और इसे ये
इनका मास जो होता है वो न्यूट्रॉन के ही बराबर होता है, या फिर आप इसका सेकंड नेम भी कह सकते हैं। न्यूट्रॉन को आप न्यूट्रिनो भी कई बार सुनते हैं, किसी किसी आपने टॉपिक्स में सुना होगा। तो न्यूट्रिनो जैसे प्रोटॉन का पॉजिट्रॉन होता है, तो ऐसे ही न्यूट्रॉन का न्यूट्रिनो आप जैसे दूसरा नाम कह सकते हैं, एक तरह से इसका डुप्लीकेट कॉपी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएस बताने जिनका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है वो क्या है? अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स, एक्सरेज या फिर इंफ्रारेड। इन चारों में आपको बताना है मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ इनकी है। ये 7 वेव्स का पार्टिकल होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन वेव्स जो हैं, 7 वेव्स में क्लासिफाइड होते हैं, जिसमें आपकी गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, फिर इंफ्रारेड, फिर आपका माइक्रोवेव्स और फिर रेडियो वेव्स आती हैं आपकी। तो ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में जाती हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में जाती हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि रेडियो वेव्स जो है इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है। इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा सेपरेट, जिसमें आपको पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है आपको, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको बता दूँ, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपकी यहाँ पर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड नहीं है, आप इस लिख सकते हैं। यानी इसको राउंडेड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनिट्स का फ़र्क है, आप देखें यहाँ पर जूल है, यहाँ जूल सेकेंड है, यहाँ अर्ग सेकेंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर अ हाइड्रोजन लाइन, रेडबर्ग कांस्टेंट जो हाइड्रोजन लाइन की वो कितनी होती है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप बताइए कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 1,09,678 सेंटीमीटर इनवर्स, जिसका आपने शॉर्टकट में आपने कई बार देखा होगा 1.096 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स भी आप इसको लिखते हैं। -7 हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर हो जाएगा, -7 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर शॉर्टकट्स में भी आपने कभी कभी अपनी न्यूमेरिकल फॉर्मूलेस में यूज़ किया होगा। 1.096 इंटू 10⁻⁷ मीटर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में -5 बन जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द position and velocity of a small particle like electron cannot be simultaneously determined। ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि किसी भी पार्टिकल की, छोटे से छोटे पार्टिकल की उसकी पोजीशन और वेलोसिटी कभी भी एक साथ जो है वो नहीं निकाली जा सकती, साइमल्टेनियसली कभी भी उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा किसने कहा था? ऐसा आपको कहा था आपके हीन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हीन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही कहता था कि किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, चाहे माइक्रो हो या मिली हो या नैनो हो, उसका वेलोसिटी और उसका पोजीशन, जो उसकी पोजीशन होती है और वेलोसिटी, वो आप कभी भी इकट्ठे नहीं निकाल सकते। वो आपका जो यहाँ पर आपको पता भी होगा, इसका फॉर्मूला है डॉट एक्स डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज लेस देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो इसका एक्जैक्टली ये फॉर्मूला होता है, एक्यूरेटली आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये इसका फॉर्मूला होता है जहाँ पर हीन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पर डेरिवेट करके निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वॉज प्रपोज्ड बाय। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में आप जानते हैं कि ये फेमस साइंटिस्ट डी ब्रोंगली ने जो था अपने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का यहाँ पर वर्णन किया है, जिसमें डी ब्रोंगली वेवलेंथ भी है। आपने डी ब्रोंगली वेवलेंथ का फॉर्मूला भी सुना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 4। तो यहाँ पर इसका डी ब्रोंगली वेवलेंथ ने इसको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द आयन इज नॉट हैविंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ नियोन। एन का मतलब यहाँ पर नियोन होता है। नियोन के जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं करता, आपको वो बताना है। 3 मैच करते हैं, एक मैच नहीं करता। तो आप जब यहाँ पर देखें Cl माइनस आयन, तो Cl माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो यहाँ पर Cl माइनस आयन जो है वो आपके नियोन के कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं करेगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका आंसर, Cl आयन। फ्लोरीन माइनस जो है वो जैसे ही आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, जो कि नियोन के इक्वल है। और सोडियम प्लस आयन में आप जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो भी इसके 10 हो जाएंगे। और मैग्नीशियम प्लस 2 आयन में भी जैसे आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो भी आपके 10 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। तो इसमें क्लोरीन है जो कि
ये आपके थर्ड रो में पाया जाता है, थर्ड पीरियड में पाया जाता है क्लोरीन आयन। बाकी सब जो है आपके सेकंड पीरियड में पाए जाते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इंडिकेट द करंट अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अभी मैंने आपको बताया, अगर वीडियो आप ध्यान से देख रहे हैं बिना किसी स्किप के, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर आपने टॉपिक इससे पहले पढ़ा भी नहीं होगा इस वीडियो से पहले, तो भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो मैं आपको समय देता हूँ, आप इसका आंसर बताइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो एक्सरेज जो होते हैं वो सबसे लीस्ट होती हैं वेवलेंथ में, फिर उससे ज़्यादा विजिबल रेज की होती है वेवलेंथ, फिर उससे आगे इंफ्रारेड, और फिर सबसे ज़्यादा इनमें माइक्रोवेव की होती है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। अब इसी को फ्रीक्वेंसी में पूछ लिया जाए तो सेम जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाता है फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक्सरेज की हो जाएगी और सबसे कम माइक्रोवेव की हो जाएगी, यानी बिल्कुल अपोजिट चलेगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका कि इन द गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के जो है सेम क्वांटम नंबर नहीं पाए जाते। 4 क्वांटम नंबर जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 क्वांटम नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा आपने साइंस में, कि पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो बताता है आपके एस शेल, एल शेल, पी शेल और डी शेल के बारे में, जो 4 शेल्स के बारे में वर्णन करता है यहाँ पर 4 क्वांटम नंबर के बारे में। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं कहा है कि, यही कहता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, चाहे वो सेम शेल के हों, सेम ऑर्बिट के हों, या फिर डिफरेंट एटम्स के सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के हों, कभी भी उनके जो है चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं बैठ सकते। एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर में डिफरेंस आता ही आता है। तो ये थे आपके यहाँ पर इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ की। ये सीरीज़ जारी रहेगी, आप चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपने वीडियो को लाइक की नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ना पसंद आए तो भी आपकी मर्जी है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं पसंद करने वाले लोग। टिल द टाइम नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।